तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न की सूचना दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म में से, नीचे समीकरण दिए गए हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, किसका एक अद्वितीय हल है। देखिए यहाँ पर 3 या 4 समीकरण दिए हुए हैं, उसमें से सिर्फ मैंने अभी एक ही लिखा हुआ है, और उसमें से किसका अद्वितीय हल है, यानी जिसका हल हो सकता हो, यानी x और y का मान हल करने पर एक एक आता हो, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये अपने को ज्ञात करना है। और जिस समीकरण का अद्वितीय हल हो, ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन की विधि के द्वारा ज्ञात करना है। दोस्तों आप पहले से जानते हो द्विचर रैखिक समीकरण का युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के स्वरूप में दिया हुआ होता है। अब यहाँ से अपने 3 कंडीशन हम पिछले के वीडियो में आपको समझाए थे कि यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ना हो तो उस परिस्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं समीकरण के। और यदि a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो इस युग्म का कोई हल नहीं होता है। इसको तो आपको सूत्र की तरह याद रखना ही पड़ेगा। अब जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से a1 a2, b1 b2 और c1 c2 का मान हम निकाले, तो यहाँ पर देखिए लिखना पड़ेगा कि इस समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जो समीकरण होता है इसी स्वरूप में होता है, इसीलिए हम तुलना कर रहे हैं। a1 ये क्या है, पहले समीकरण में x का सहगुणक है, यहाँ x का सहगुणक कितना है, 1 है। यहाँ b1 पहले समीकरण में y का सहगुणक है, यहाँ y का सहगुणक -3 है। यहाँ c1 अचल पद है तो यहाँ c1 के जगह पर है -3। यानी इस तरह से समझ लो, यहाँ a1 का मान, ये b1 का मान और ये c1 का मान, नीचे a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान, इस तरह से मान अपने निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाले यहाँ पर कि a1 बटे में a2 बराबर a1 बटे में a2। फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए, a1 और a2 क्या है, दोनों समीकरण में x का सहगुणक है, तो यहाँ दोनों समीकरण में x का सहगुणक, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और बटे में नीचे a2 दूसरे समीकरण में यहाँ पर कितना दिया गया है, 3। तो a1 बटे a2 का मान यहाँ पर आ गया अपना 1 के बटे में 3। इसके बाद हम लोग निकाले b1 बटे b2, क्योंकि यहाँ पर तीनों अपने को निकालना ही पड़ेगा। जब b1 बटे b2 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखे कि b1 बटे में b2 बराबर, देखिए b1 क्या है, y का सहगुणक, और b2 क्या है, यहाँ y का सहगुणक दूसरे समीकरण में। तो यहाँ पर ये b1 है और ये b2 है, तो ये हो जाएगा कि -3 और उसके बटे में कितना हो जाएगा, -9। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, तो 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी ये भी अपना आ गया कि b1 बटे में b2 बराबर 1 के बटे में 3। अब हम लोग तीसरा निकालें, तीसरे में क्या निकालेंगे, c1 ओवर c2 निकालेंगे। जब c1 ओवर c2 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखे c1 उसके बटे में c2। c1 क्या है, पहले समीकरण का अचल पद, c2 क्या है, दूसरे समीकरण का अचल पद। यानी यहाँ पर ये c1 है और ये c2 है, तो क्या हो जाएगा, -3 और उसके बटे में -2। अब दोस्तों यहाँ से आप ये समझो कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, c1 बटे c2 के जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर c1 बटे c2 आ गया 3 के बटे में 2। अब तीनों मानों की हम लोग तुलना करें, देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 उसके बराबर नहीं है। यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आगे के दो वाले दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए इस नियम का फॉलो हो रहा है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर है ये दोनों, परंतु c1 बटे c2 उसके बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ
A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और बराबर नहीं है किसके, C1 बटे में C2 के। इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये नियम पालन होता है तो इसमें कोई हल नहीं आता। तो लिख देंगे कि यहाँ पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, ये नोट आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता तो चल जाता है कि हाँ प्रश्न को कैसे हल करना है, लेकिन क्या लिखना है उनको पता नहीं चलता है। इसलिए इस तरह आपको विधिवत लिखना ही पड़ेगा, तो ही मार्क्स मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है कि 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इन दोनों समीकरण का भी चेक करना है कि अद्वितीय हल होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या युग्म का कोई हल नहीं होता है। यदि अद्वितीय हल आएगा तो उस प्रश्न को क्या करना पड़ेगा, व्रज गुणन की विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालें। आपको बार बार समीकरण न लिखना पड़े इसके लिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये A1 है, A2 है, ये B1 है, B2 है, ये C1 है और C2 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि A1 के बटे में A2 बराबर A1 की जगह पर ऊपर कितना है 2 और A2 की जगह पर कितना है 3। ये A1 बटे में A2 का मान आ गया। अब हम निकालेंगे B1 बटे में B2। तो देखिए B1 बटे में B2 आपको बताया था कि A1 है, B1 है, ये C1 है। B1 की जगह पर यहाँ Y है, Y के पहले कोई गुणांक नहीं है। जब कोई गुणांक नहीं होता है तो अपने क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और इसके बाद B2 ये नीचे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ये B1 बटे में B2 का मान आ गया। अब निकालेंगे हम लोग C1 के बटे में C2। C1 के बटे C2 देखिए यहाँ पर दोस्तों, C1 बटे में C2 यहाँ पर क्या है 5 और बटे में 8 है। लेकिन समीकरण का स्वरूप क्या होता है, C1 बराबर के इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो इस 5 को बराबर के लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि -5 बराबर 0 और ये 8 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये भी -8 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर C1 के बटे में C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C1 के जगह पर हो जाएगा -5 और बटे में C2 के जगह पर हो जाएगा -8। माइनस से माइनस कट जाएगा, जो बचा वो C1 बटे C2 का मान आ जाएगा। अब इन तीनों मानों की तुलना हम इस नियम से करें। जब इस नियम से हम तुलना करेंगे तो आप देखो कि इसमें से कौन से नियम अप्लाई होता है इसके अंदर। सबसे पहले आगे वाले दो को तुलना करें। ये आगे दोनों समान है, ये दोनों समान नहीं है, अलग अलग मान आया है। और जब अलग अलग मान आएगा तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर पहला ही कंडीशन अप्लाई होता है कि दोनों आगे वाले समान नहीं है, यानी A1 बटे A2 B1 बटे B2 समान नहीं है। देखिए A1 बटे A2 का मान 2 बटे 3 है, B1 बटे B2 का मान 1 बटे 2 है। ये दोनों समान नहीं है, इसलिए ये पहला नियम अप्लाई होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिख देंगे कि इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है उसको हल करके ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है स्पष्ट सूचना कि अद्वितीय हल स्थिति में, यानी जब अद्वितीय हल हो तो उसे वज्र गुणन की विधि के द्वारा हल करो। अब वज्र गुणन की विधि के द्वारा दोस्तों हम लोग कैसे हल करते हैं, तो वज्र गुणन की विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक जगह x लिखते हैं, दूसरी जगह y लिखते हैं और तीसरी जगह 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि सहगुणक लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाले को ढक लेते हैं, जो संख्या देखिए उसको लिखना होता है। यहाँ y का सहगुणक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके नीचे कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पर कितना है, -5 है, तो लिख देंगे -5। नीचे है -8, तो यहाँ पर लिख देंगे -8। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि सहगुणक प्लस में हो तो उसके सामने प्लस नहीं लिखा जाता है, परंतु यदि सहगुणक के पहले या अचल पद के पहले माइनस हो तो माइनस को जरूर लिखते हैं, नहीं तो आंसर गलत होगा। अब देखिए एक बार x वाले को ढकते हैं, दूसरी बार हम क्या करते हैं, लास्ट में जो C1 वाला होता है या अचल पद होता है उसको ढक देते हैं। जब इसको हम ढक देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 है और 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और उसके नीचे क्या है, 2 है,
अब इसको हम करते हैं क्रॉस में गुणा। क्रॉस में गुणा करने के लिए दोस्तों हमेशा आप जानते हो कि एक ऊपर से नीचे तीर, एक नीचे से ऊपर तीर, इस तरह से लगाते हैं। अब इनका गुणा करना है। ये x है तो x के लिए ये दोनों सहगुणक है, ये y है तो इसके लिए ये दोनों सहगुणक है, और 1 के लिए ये दोनों सहगुणक है। जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x और उसके बटे में। अब देखिए इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आई है इसका गुणा पहले करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1, तो एक ब्रैकेट में 1 लिख दो, और यहाँ पर क्या है -8। एक तीर का जब गुणा पूरा हो जाए तो आप तुरंत माइनस का निशान लगाना, वापस दूसरे तीर का गुणा करना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है -5। अब y के लिए देखें, वापस वही काम हम करें, जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है उसका गुणा पहले करें। इसके लिए हम यहाँ पर रेड और ब्लू 2 कलर से तीर बनाया हुआ है कि रेड कलर वाले का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर ही आ जाएगा -5, और यहाँ पर क्या है 3। जब एक एरो का गुणा हो जाए तो माइनस का निशान, अब दूसरे तीर का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे -8 और यहाँ पर 2, ये बराबर 1 के बटे में, यहाँ पर 2 है और 2 है तो लिख देंगे 2 और 2। पहले तीर का गुणा पूरा हो जाए तो माइनस का निशान, फिर दूसरे तीर का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 3 और 1। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले के वीडियो में मैं सिर्फ ये वाली लाइन को हल करने के लिए एक स्पेशल सूत्र बताया था, और उस सूत्र का उपयोग सिर्फ इसी लाइन में करना होता है। और वो सूत्र क्या था कि अगर आपको एक बार माइनस दिख जाए तो उसका आंसर हम किस में लिखते हैं माइनस में, 2 बार माइनस दिखे तो उसका आंसर हम किस में लिखते हैं प्लस में, अगर 3 बार माइनस दिखे तो उसका आंसर हम किस में लिखते हैं माइनस में। तो देखिए एक बार माइनस है कि 2 बार माइनस है कि 3 बार माइनस है, इसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं। तो इसके लिए जो x के बटे में है उसके नीचे आपको 2 भाग करना होगा, 2 टुकड़े करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक यानी एक तीर का जो गुणा किए थे वो एक टुकड़ा है या एक खंड है। उसके बाद जो माइनस लगाए थे उस माइनस से लेकर के और लास्ट तक दूसरा खंड है। यहाँ भी देखिए बीच में जो माइनस लगा था उसके पहले वाला एक खंड हो जाएगा और माइनस के बाद वाला दूसरा खंड। ध्यान रखना बीच में जो माइनस होगा वो हमेशा दूसरे खंड में लेना है। फिर यहाँ माइनस से पहले वाला एक खंड और यहाँ माइनस के बाद वाला दूसरा खंड। अब इसका गुणा हम लोग किसके साथ करें, इसके साथ करें, इस नियम के साथ करें और लिखते जाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा x। सबसे पहले हम निशान फाइनल कर ले, इन दोनों के अंदर एक बार माइनस आया है, एक बार माइनस का आंसर हम किस में लिखते हैं माइनस में। 8 में 1 का गुणा हो जाएगा 8, एक टुकड़े का गुणा पूरा हो गया। अब दूसरे खंड का देखते हैं। दूसरे खंड में देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2 बार माइनस आया है, 2 बार के माइनस वाले का आंसर हम किस में लिखते हैं प्लस में। और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 बराबर ये y के बटे में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला खंड है, इस पहले खंड में एक बार माइनस है तो माइनस का निशान, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। यहाँ से यहाँ तक देखिए दूसरे खंड के अंदर 2 माइनस दिख रहा है तो प्लस का निशान, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये बराबर 1 के बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा x के बटे में। अब इस नियम का उपयोग नहीं करना है, जो जनरली हम लोग गुणा भाग के लिए और प्लस माइनस के लिए नियम यूज करते हैं उसका करना है। प्लस माइनस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग निशान पे घटाओ बड़ी संख्या का निशान, तो 10 में से 8 जाएगा 2, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में ही आएगा 2। यहाँ पर ये हो जाएगा y। इसके बाद प्लस माइनस है घटाओ, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस का निशान रहेगा, तो 16 में से 15 जाएगा 1, और यहाँ 1 के बटे 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहाँ से अपने को करना क्या है, एक बार पहले और लास्ट वाले को बराबर करते हैं, एक बार दूसरे और लास्ट वाले को बराबर करते हैं। तो हम क्या करें, पहले और लास्ट वाले को बराबर करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x के बटे 2 बराबर
यहाँ क्या है 1 के बटे में 1। और दोस्तों जानते हो कि ये 2 का भाग है, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा कि 1 गुणे 2 के बटे 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या 2 में 1 का गुणा करके 1 का भाग देंगे, वापस 2 ही रहेगा। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक बार ये दूसरा और लास्ट वाले को बराबर किया जाए तो यहाँ हो जाएगा कि y के बटे 1 बराबर 1 के बटे 1। 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो y बराबर 1 गुणे 1 बटे में 1। इसको हल करेंगे तो y का मान 1 आएगा। तो अपना आंसर x बराबर 2 आएगा, y बराबर 1 आएगा। अब इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। अब इसको बताना है कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। 3 विकल्प है, 3 में से क्या होगा अपने को बताना है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि वज्र गुणनखंड की विधि में प्रश्न सोल्व करने से पहले अपने को व्यापक स्वरूप में होना चाहिए। व्यापक स्वरूप क्या होता है इसका कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यानी बराबर के दाहिने साइड में 0 होना चाहिए, कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसको व्यापक स्वरूप में लिख लेते हैं। जब व्यापक स्वरूप में लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कि 3x माइनस 5y 20 बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा कि 6x माइनस 10y और ये माइनस 40 इक्वल टू 0। अब दोस्तों, अब इन दोनों समीकरण में से अपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाले। जब ये है a1 का मान, ये b1 और ये c1, a2 b2 c2, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ a1 के बटे में a2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ है 3 और बटे a2 की जगह पर कितना है 6। ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि a1 बटे में a2 बराबर 1 के बटे में 2। अब हम लोग निकाले b1 बटे में b2। देखिए यहाँ b1 के बटे में b2 बराबर क्या हो जाएगा? ये b1 का मान कितना है? -5 और b2 की जगह पर है -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि b1 बटे में b2 बराबर 1 के बटे में 2। अब हम लोग निकाले c1 के बटे c2। c1 बटे c2 का मान कितना हो जाएगा? तो c1 बटे c2 बराबर, ये c1 है और ये c2 है। c1 के जगह पर कितना दिया गया है? -20 दिया गया है और c2 के जगह पर दिया गया है नीचे -40। तो यहाँ लिख देंगे -40, माइनस से माइनस कट गया, 20 एकम 20, 20 दूनी का 40। तो इसलिए लिख देंगे कि c1 बटे में c2 बराबर 1 के बटे में 2। यहाँ a1 बटे a2 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 1 बटे 2 है, c1 बटे c2 1 बटे 2 है, यानी तीनों मान बराबर आ गए। जब तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो कौन से नियम का पालन होगा? ये वाला होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ एक लाइन अपने को लिखना पड़ता है कि यहाँ a1 बटे a2, देखिए जब यहाँ पर तीनों मान बराबर है तो हम लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 1 का चौथा प्रश्न। इसमें भी वही काम करना है, अपने को बताना है कि अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल आएगा तो इसको हम क्या करेंगे? उसको वज्र गुणन की विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। यहाँ पर हम क्या किए हैं? स्वरूप लिखे हैं द्विचर रैखिक समीकरण का, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a1 के बटे में a2 बराबर, a1 की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1 और उसके बटे में 3। इसके बाद b1 के बटे में b2 बराबर, b1 की जगह पर कितना है? -3 है और b2 के भी जगह पर है -3। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1 बटे 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि b1 बटे में b2 बराबर 1 के बटे में 1। इसके बाद
यहाँ पर हम निकाले C1 बटे में C2, तो C1 बटे में C2 बराबर कितना होगा, C1 के जगह पर है -7, C2 के जगह पर है -15, तो यहाँ हो जाएगा -7 और उसके बटे में -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा C1 बटे में C2 बराबर 7 और बटे में 15। अब दोस्तों ये मान को देखिए आप, A1 बटे A2 है, ये B1 बटे में B2 है और ये C1 बटे में C2 है। पहले आप सिर्फ इन दोनों की तुलना करो, ये A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/1 है, ये दोनों मान बराबर नहीं है। जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो ये पहला वाला नियम अप्लाई होता है कि शुरुआत के ही दोनों मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर शुरुआत में ही दिख गया कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो हम सूत्र नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। तो लिख देंगे कि यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर हम जब अद्वितीय हल आता है तो उसके बाद इसको वज्र गुणन की विधि से सोल्व करते हैं। और वज्र गुणन की विधि से सोल्व करने के लिए आप जानते हो कि एक जगह x लिखा जाता है, थोड़ी जगह छोड़ करके y और थोड़ी जगह छोड़ के 1। अब x और y और 1 लिखने के बाद यहाँ पर सहगुणकों को लिखा जाता है। और सहगुणक को लिखने के लिए आपको मैं शॉर्टकट रीति बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, x वाले को ढक देना है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, y का सहगुणक -3, यहाँ फिर बच रहा है -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 और -3। फिर यहाँ पर क्या है, -7 है और नीचे है -15। इसके बाद इतना हम लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी बार में जो अचल पद होता है C1 C2 उसको ढक देना होता है। तो यहाँ बचा 1 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और 3, इसको ढके रहेंगे। तो फिर दूसरी बार यहाँ पर क्या बचा, 1 3 तो लिख दिया। अब यहाँ -3 और -3, यहाँ पर लिख देंगे -3 और -3। ध्यान रखना, जो सहगुणक सबसे पहले आते हैं वही सहगुणक सबसे लास्ट में आते हैं। हर एक प्रश्न में आप चेक कर लेना कि आपका सही है या नहीं है। अब यहाँ पर गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करने के लिए तीर का निशान लगाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, उसके बटे में गुणा करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है सबसे पहले उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है -3 और -15, एक तीर का गुणा हो जाए उसके बाद माइनस का निशान लगा देंगे। फिर दूसरे तीर का गुणा करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, -3 और -7। अब यहाँ y के लिए गुणा करते हैं, y के लिए ये वाला गुणा वाला भाग है। तो जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, उसका गुणा पहले करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और ये 3। एक तीर का गुणा हो जाए तो बीच में माइनस का निशान, फिर दूसरे तीर का गुणा करते हैं तो -15 और 1 आ जाएगा। अब 1 के लिए इसको गुणा करें, जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, तो 1 और ये -3 है। एक तीर का गुणा पूरा होने पर बीच में किसका निशान लगाते हैं, माइनस का। और फिर दूसरे तीर का गुणा करते हैं, दूसरे तीर के गुणा में ये क्या हो जाएगा, 3 और -3। अब आप लोग पहले से जानते हो कि इस लाइन को स्पेशली हल करने के लिए मैं अलग से शॉर्टकट बताता हूं जो कोई नहीं बताता। ये शॉर्टकट क्या है निशान के लिए, कि अगर एक बार माइनस हो तो उसका आंसर हम माइनस में लिखते हैं, 2 बार माइनस हो तो उसका आंसर प्लस में लिखते हैं, 3 बार माइनस हो तो उसका आंसर माइनस में लिखते हैं। और ये सूत्र सिर्फ इसी लाइन पर अप्लाई करना होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के बटे में सबसे पहले यहाँ पर निशान के बारे में हल कर ले। तो निशान के बारे में हल करने के लिए आपको मैं क्या बताया हूँ कि 2 खंड करने का, एक यहाँ से यहाँ तक यानी माइनस से पहले वाला, दूसरे खंड में माइनस के साथ यहाँ लास्ट तक, यहाँ एक बार माइनस से पहले वाला और दूसरे में माइनस के साथ यहाँ से यहाँ तक। एक खंड में माइनस से पहले वाला, दूसरे खंड में ये माइनस के साथ लास्ट तक। अब गुणा किया जाए अपने नियम के अनुसार। सबसे पहले निशान के बारे में सोचे, इसमें और इसमें पहले खंड में 2 बार माइनस आया हुआ है, 2 बार माइनस हो तो आंसर प्लस में, और 15 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके बाद अब पहला खंड हो गया। दूसरे खंड के बारे में सोचे, दूसरे खंड में देखो 1 2 3 बार माइनस आया हुआ है, 3 बार के माइनस का आंसर लिखते हैं माइनस में,
और 3 में 7 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 21। इसके बराबर y के बटे में पहले खंड का गुणा करें। पहले खंड में कितनी बार माइनस आया हुआ है? एक बार। जब एक बार माइनस हो तो माइनस का निशान लगाते हैं और साथ में 3 का गुणा करते हैं, 21 हो जाता है। इसके बाद दूसरे खंड के बारे में हम सोचते हैं। दूसरे खंड में देखो 1 और 1 2 बार माइनस है। जब 2 बार माइनस होता है तो उसका आंसर हम प्लस में लिखते हैं और 15 में 1 का गुणा कर देते हैं, 15 हो जाएगा। और यहाँ 1 के बटे में, यहाँ पर देखिए पहले खंड में 1 बार माइनस है तो माइनस, 3 में 1 का गुणा हो जाएगा 3। दूसरे खंड में 2 बार माइनस है तो आंसर रहेगा प्लस में, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9। अब ये वाले सूत्र का काम या शॉर्टकट का काम पूरा हो गया। अब यहाँ से इसको अपने जो नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं उसके हिसाब से हल करें। जब उसके हिसाब से हल करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा x और उसके बटे में 45 माइनस 21 तो आता है 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। उसके बराबर y के बटे में, यहाँ पर देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, हमेशा घटाव करेंगे। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का निशान, और 21 में से 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6। ये बराबर यहाँ 1 के बटे में प्लस है और माइनस है, जब अलग अलग निशान होता है तो घटाव करते हैं। और बड़ी संख्या का निशान 9 में से 3 को जब हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 6। बड़ी संख्या प्लस में है तो उसका आंसर भी प्लस में रहेगा। अब दोस्तों एक बार पहले वाले और लास्ट वाले को बराबर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कि x के बटे 24 बराबर 1 के बटे 6। ये 24 का भाग है, उधर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा कि 24 गुणे 1 बटे में 6, 6 चौक 24, 4 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, यानी x बराबर आ जाएगा 4। अब दूसरी बार में हम क्या करते हैं, ये दूसरे वाले और लास्ट वाले को बराबर करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कि y बटे में -6 बराबर 1 के बटे में 6। अब देखिए यहाँ -6 का भाग है, यहाँ जाएगा तो ऊपर गुणा, तो y बराबर हो जाएगा कि 1 गुणे -6 और बटे में 6, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस में 1 का गुणा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये y का मान आ गया। अब दोस्तों आप इसको लिख लो।